आज मैं फिर एक हस्पताल गया, मलक साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपका टाइम तो बड़ा कीमती है। नुमाइंदे हैं भट्टी साहब, आप बात करें, आपका तो मैं जहाँ रुका तो वो आ गया पार्किंग वाला। मैं क्या सुनाएं, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? कहते बाबू जी पहले पर्ची तो लो, पैसे पहले दे दो। मैं क्या पैसे मैं वापस में दूंगा? कहते नहीं जनाब, आज सुबह से मेरे घर में आटा नहीं है, मैंने अपने बच्चों को खाने के लिए भेजना है। मैं कहा यार कल बजट आ रहा है, आपके लिए मरात है, आप अब यकीन नहीं करेंगे बींगे मुसलमान। उसने कहा कल क्या आ रहा है? अच्छा, उसको बजट सही है मतलब मैं क्या यार वो बजट आ रहा है, इसमें अब पाकिस्तान का फैसला होगा, ये मुझसे कितने पैसे लिए, गर्दिशी करते कितने गए, जीडीपी क्या गई। कहता बाऊ जी ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। वाह वाह वाह। उसके बाद काजी साहब मैं अंदर चले गया, एक तवील लाइन लगी हुई थी एक्सरे उतरवाने वालों की, एक्सरे उतरवाने वालों की। एक की माँ थी कमो बेशतर 65 साल उम्र, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। तो ये आप सिर्फ एज ए जर्नलिस्ट देखने गए हैं? मैं सिर्फ देखने गया था ना, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, मेरा काम है। मैंने क्योंकि मम्मी डैडी एलीट क्लास के साफियों की तरह ना लैपटॉप पे जर्नलिज्म की है, ना एयर कंडीशन कमरों में की है, मेरी आदत है, मैं जाता रहता हूँ। मलक साहब 65 साल की खतून थी, उसके साथ कोई 23-24 साल का लड़का था जिसकी 2 जगह से शर्ट फटी हुई थी। मैं क्या यार भाईजान क्या हाल है, खैरियत से हैं? मैं क्या सुनाए आपको इस बजट से क्या तो हुआ? कहता जी 3 दिन से अस्पताल आ रहा हूं, मेरी माँ का एक्सरे नहीं हो रहा, एक्सरे करा दे। भाड़ में गया आपका गोरख धंधा लफ्जों का। मैं एक दो चीज़ें मतलब आपकी उसी बात से कर रहा हूँ, आपके ये जो मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूँ, आपके वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं कि दालें, गंदम, चीनी, दाल, घी, ये चीज़ें हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, आपको पता है। और इस वक्त हम 28 अरब डॉलर, मतलब वो गिन नहीं हम सकते, इतने का खसारा हो गया हमारा तजारत। ये वो पाकिस्तान है जो किसी ज़माने में इसको ना इंडिया होने के हवाले से हमें पंजाब को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हम ज़रूरी मुल्क हैं, हम दूध, दही, गंदम, इस तरह की चीज़ें हमारे लिए मजाक थी। आज हम गंदम तक बाहर से मंगवा रहे हैं। तो वो जो बच्चे जो आपने रोते देखे हैं, जो 3 साल पहले 35 रुपये का किलो आटा था, आज 80 रुपये का, ये भी मैं आपको बता दूँ। और उसके साथ जो है वो आपको पता है 65 साल माँ के जिसकी टांग टूटी थी, उसके बेटे ने मुझे कहा बजट छोड़े, मेरी माँ का एक्सरे करा दें। मैं कौन सा वजीर है शौकत तरीन सा बजट पेश कर रहे हैं? इससे पहले हफीज शेख साहब कर रहे थे, कभी साग डॉलर जो मुल्क को तबाह कर गया, सॉरी साग डार। ये आम लोगों की मसाइल का इन्हें पता है कि कम से कम किराया 2000 है। आपकी सेंसिटिविटी को मैं सलाम करते अपनी एक राय देना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ ईमानदारी से गरीब गुर्बत से बड़ा टेररिज्म कोई नहीं। बेबसी, मुफलिसी, आप बंदे को अंदर से मार देते हैं, उसका प्राइड, उसकी शख्सियत, उसकी सोच, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं ना क्या बेबसी है आपकी सकी माँ और आप उसका एक्सरे ना करा सके, ज़रा सोचें आप। मैं भी उसमें कसूरवार हूँ, मुझे भी गोली मार देनी चाहिए, इतनी तनख्वाहें ले रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, बहुत बड़ा माफिया इकट्ठा हो गया इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए बजट के दौरान। उन्होंने कहा मसनूई जितनी हो सकता है, IPP को कहा कि बिजली लोड शेडिंग करवाएं। अच्छा, और इस दौरान कोशिश करें लोड शेडिंग ज़्यादा हो और वापडा के दफ्तरों के जलाओ गिराओ करे। और उसमें एक सियासी जमात के कारकुनों को हदायत दे दिया, अगर ये लोड शेडिंग कम ना हुई तो आप कुछ दिनों में दफातरों में जलाओ घिराओ देखेंगे। अच्छा, आधी खबर तो आपकी सच्ची होगी, लोड शेडिंग तो होगी। और पूरा पाकिस्तान, ये मैं कोई लाहौर कराची की बात नहीं कर रहा, क्रॉस दी बॉर्डर जी। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, सवात में, हैदराबाद में, कोई जगह नहीं जहाँ हंगामा रहे, पिंडी में, पेशावर में लोग बाहर आ गए। 50% खबर तो आपकी यहीं पर सच होगी। अब ये बताएं, ये ग्रुप एकदम किस तरह बाहर आ गया? ये ग्रुप वो है जो NRO लेना चाह रहा है, फिर आप मुझसे गुस्ताखी कहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब किसी को स्पेयर कर नहीं रहे। गो कि मैं खुद कह रहा हूँ शफाफ एहतसाब नहीं हो रहा, मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन इमरान खान सुना है चंद लोगों को गिरफ्तार करने लगे हैं बजट के बाद। और परसों रात मीटिंग हुई है लगड़ बगड़ की, उनमें लोहारी के कुछ लोग हैं कि अगर गर्मी 3-4 दिन और रहती है तो आप बाज़ दफातरों में जलाओ गिराओ करें। आप देखें मुशर्रफ दौर में जब इलेक्शन हुए 8 के, परवेज़ लाई साहब की हुकूमत थी तो लोगों का ख्याल था काफिले की खासी सीटें लेगी। अचानक चीनी और आटे का बहरान आ गया, चीनी नायाब हो गई, आटा मिलता ही नहीं था। ऐसे ही है। इसी तरह जरदारी दौर में भी इस किस्म के बहरान आ गए।
अब एक डिज़ाइन किया जा रहा है। FIA के वाजिद ज़िया की तब्दीली इसी टाइम पे, जहां आप कह रहे हैं कि सोच बदल रही है, प्रेशर है, और अभी मैं ख़बर भी पढ़ रहा था कि कहीं पे ये आ गया कि FIA फर्दर तफ्तीश नहीं करेगी तरीन और बाकी जो शुगर के वो केसेस एक खबर कह रहे हैं, उसकी अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं हुई। दर हकीकत वाजिद ज़िया की एक गलती थी कि उसने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीक की और जिस पर नवाज शरीफ को बहुत सजा हुई। बाकी तो नैब के किसी केसों में आपको पता ही है, जो JIT बनी। अब मौजूदा एक हैं काबिल एहतराम हरदिल अजीज मोहतरम प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, अच्छा, उनके दो और करीबी दोस्त हैं। इस वक्त वाजिद ज़िया की ये प्रॉब्लम है कि ये ईमानदार हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम है? नहीं, ये प्रॉब्लम है ना, ये वो किस तरह? वो तो अच्छी बात है। क्योंकि अब आप FIA को ज़्यादा मुतरक करना चाह रहे हैं कि नैब वो रिजल्ट नहीं दे रही है। आपका ख्याल है? कुछ लोगों का, मैं किसी एक को नाम नहीं लूँगा, काफ़ी लोग कहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। आज़ाद कश्मीर में 24वें कामन के अफसर को IG लगा दिया गया, जो कुछ तस्वुर भी नहीं कर सकता था आज से पहले। अच्छा, गलगित में भी इसी तरह किया गया। और पंजाब के IG के बारे में एक DIG मोहम्मद शुएब, जो चंद ऑनेस्ट अफसरों में था, जुल्फ़कार चीमा साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम है, IG मोटरवे ने हैं, उन्होंने कहा था कि ये ह्यूमन स्मगलिंग में मुलव्वस है, इनकी रिपोर्ट है। अच्छा, एज ए IG उन्होंने कह के गए हुए हैं, ये वो कह रहे थे, वो कह के गए हुए हैं। तो जब आपकी प्रायोरिटी, इमरान खान अकेले ऑनेस्ट है, मैं अब मानता हूँ बेहतरी भी चाहता है, लेकिन ऐसी टीम के साथ, करप्ट माफिया के साथ आप गंद के साथ गंद साफ कैसे करेंगे? मगर भट्टी साहब, वो जहांगीर तरीन साहब का भी बड़ा एक एतराज़ था। एक उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ख़ास लोग हैं आज़म खान के, वो उन्हीं एक ख़ास जगह के लोग हैं, उन्हीं को ट्रांसफ़रें करते हैं। मैं मतलब इससे आगे नहीं जाना चाहता। ये 3 लोग मुल्क चला रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के मुंतखब नुमाइंदों की कोई हैसियत नहीं। जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला परवेज़ रशीद जैसा सीनियर पॉलिटिशियन जिसने 10-15 किया, वो कहते हो मेरा FIA से क्या तल्लक, शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं। एक तरफ आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पाक फौज ने अल्हम्दुलिल्लाह और हुकूमत ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया वाशगाफ लफ्ज़ों में। उन्होंने कहा ना अड्डे देंगे अमेरिका को, ना ड्रोन गिराने के लिए देंगे। दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट को अफगानिस्तान से अमेरिका फौज का इनखला हो रहा है बड़ी तेज़ी से, भारत उनसे कर रहा है, और हमारे कुछ लोग हमारे ही शहीदों और गाजियों पे बरस रहे हैं। इसे कोई आप पाकिस्तानी साजिश समझ रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल साजिशों के ताने बाने भी बुन रहे हैं इसके साथ? बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच। जो आपने जिस कंसर्न का इजहार किया है, यकीनन ये इस वक्त सोशल मीडिया पे एक मुकम्मल कैंपेन चल रही है अदारे को और अदारे के सीनियर ऑफिसर्स को मेलाइन करने के लिए, और बेस्टलेस किस्म के मैसेजेस और प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में गालबन कहा था और आज फिर इस बात को रिपीट करता हूँ कि ये मौजूदा दौर जो इस वक्त इस रीजन में एक तब्दीली आ रही है, जिसमें अमेरिका 20 बरस के बाद अफ़गानिस्तान से जो अमेरिकन लेड कोलिशन फोर्सेस थी वो निकल के जा रही हैं। इस वक्त जिस स्टेबिलिटी की हमें ज़रूरत है, जिस स्ट्रेंथ और यकजहती के साथ पाकिस्तान आर्मी को, जिस तरह हमेशा 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी रही है, उस यकजहती की ज़रूरत है ताकि हम आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकें, और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अब जो इशू आप दोनों दोस्त डिस्कस कर रहे हैं, मलिक साहब और आप, देखें अकाउंटेबिलिटी भी चलेगी, मुआशी चैलेंजेस भी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी करनी है, सिस्टम को रिफॉर्म भी करना है, लेकिन उससे बढ़ के वो कुव्वतें जो अदारों को बिलिटल करना चाहती हैं और जो बैरूनी प्रेशर्स हैं, चाहे वो IMF का हो, चाहे FATF का हो, चाहे वो अमेरिकन प्रेशर्स हो, जिस तरीके से एक अनरेस्ट क्रिएट करने की मुल्क में कोशिश की जा रही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मंसूबा है। जनरल साहब, मैंने बताया राह को बुरी लगनी चाहिए सही, क्योंकि ये अपनी जान माल कुर्बान करके बच्चों को हमारी हिफाजत करते हैं, मोसाद को, CIA को। अब मैंने शौकत अजीज सद्दीकी ने जो बयान दिया जिसमें उन्होंने जन्नत फैज साहब का नाम लिया, और अब आपने सुना, मुझे बताएं इन्हें कौन रोकेगा? देखें, इन्हें एक तो पहली बात यह है कि 22 करोड़ अवामी इन्हें रोकेंगे, क्योंकि इस शख्स ने वो बात कही जो एक पाकिस्तान का दुश्मन भी नहीं कह सकता। और आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये देखते हुए कि इन पर मनो फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी जब इनकी जमानत हुई है।
इस शख्स का क्या कारनामा है कि इस पर फूल बरसाए जा रहे हैं? ये कहने का कि हम पाकिस्तान खपे नहीं कहेंगे। पाकिस्तान न किसी अदारे की विरासत है, न किसी फर्द वाहिद की, न पॉलिटिकल पार्टी की विरासत है। पाकिस्तान अल्लाह की तोहफा है 22 करोड़ अवाम के लिए, जो अल्लाह ने हमें ये नेमत दी है। इसलिए इसके साथ जो वफादारी नहीं करेगा, मैं उस पर फूलों की पत्तियां तो क्या, मैं शायद उस पर कुछ और बरसाना चाहूँगा। तो बात यह है कि ये एक बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त दो चीज़ों का इंतकाम लेना चाहता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान से अड्डे क्यों मांग रहे हैं। अब उन्हें एक तरफ जो 20 बरस की हजीमत के बाद वो अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, एक तो वो तालिबान लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर बुरे तरीके से नाकाम होकर जा रहे हैं, और उन्हीं लोगों के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए जिनको वो मारने आए थे, स्मोक आउट करने आए थे, जिनके खिलाफ तोड़ा बोरा हुआ, जिनके खिलाफ मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स यूज हुआ, जिनके खिलाफ ड्रोन अटैक्स हुए, सब कुछ। लेकिन दूसरा, वो पाकिस्तान को इस बात की सज़ा देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने उनकी उस तरह मदद नहीं की, उनके दुश्मन को अपना दुश्मन नहीं समझा। दूसरे लफ्ज़ों में, अब वो यहाँ बैठकर अगर इन तालिबान की लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जिन्होंने तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया था। पूरी दुनिया में दो ममालिक थे, एक पाकिस्तान था, एक UAE था, और हमेशा एक तासर है कि पाकिस्तान के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, खबरें इंडिया से आ रही हैं कि तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं, दे आर इन निगोशिएशन विद इंडिया। तो क्या ये हमारा, ये आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या ये हमारा सफारती नाकामी नहीं है कि भारत ये किस तरफ देख रहे हैं आप ये सूरत हाल? देखें मलिक साहब, बात यह है कि तालिबान अभी दे हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने ग्रो किया 22 साल रेजिस्टेंस में, और इस वक्त वो अपने मकसद के हुसूल के लिए कोई नया महाज नहीं खोलना चाहते। हम उनकी सोवरेनिटी का, उनकी इंडिपेंडेंट सोच का एहतराम करते हुए न उन्हें डिक्टेट कर सकते हैं, न हमें करना चाहिए कि आप किस मुल्क से क्या ताल्लुकात रखेंगे। ये आने वाले वक्तों में सब कुछ खुद क्लियर हो जाएगा कि वहाँ रशिया की कितनी जगह है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स की कितनी जगह है, ईरान की कितनी जगह है, पाकिस्तान की और चाइना का कितना जगह है, और इंडिया को क्या मिलता है। अब देखना यह है सबसे पहले कि अफगानिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, और अमन कायम होगा तब जब अफगान मिल बैठकर अपना एक हल तलाश करेंगे और किसी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक चीज़ और मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूं कि अगर अमेरिका का कंसर्न ये है कि वहाँ दाइश, अल-कायदा और आईसिस वगैरह के ठिकाने न बने, तो उनको रोकने की सलाहियत सिर्फ तालिबान में है। अगर मजबूत तालिबान हुकूमत फॉर्म करते हैं, तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें सो कॉल्ड दुनिया में दहशतगर्दी करती हैं, इनको रोकने की सलाहियत तालिबान के अलावा किसी और पपेट गवर्नमेंट में नहीं है, क्योंकि वो 20 बरस की पुष्ट पनाही के बावजूद पूरे अफगानिस्तान पर हुकूमत नहीं कर सके, और 50% से ज़्यादा एरिया उनके कंट्रोल से बाहर रहा है 20 साल। तो लिहाजा हमें अफगानों का एहतराम करना चाहिए, अफगानों के जो सलूशन या हल वो तलाश करते हैं उसका एहतराम करना चाहिए।